हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह विषय कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। लेकिन हमारा जो क्रम चलता है या पठन पाठन का जो तरीका है, उस तरीके के हिसाब से यदि हम चलें तो हमें पढ़ना क्या है? गंगा नदी तंत्र तो पढ़ना है, लेकिन रिकैप भी करना है। किस चीज़ का? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। दोस्तों, मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? तिब्बत में। तिब्बत में कौन से पर्वत श्रेणी से? कैलाश पर्वत श्रेणी से। कैलाश पर्वत पे कौन सा झील है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास कौन से ग्लेशियर है? चेमायांगडुंग ग्लेशियर। वहाँ पे एक कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है? यांगशी ग्लेशियर। वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो दिशा है पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तो किसके समानांतर? हिमालय के समानांतर। और जब हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है तो हिमालय के पूर्वी छोर पे पहुंचती है किस स्थान पे? नामचा बरवा। वहाँ पे तीव्र दक्षिणावर्ती मोड़ बनाती है, और जब तीव्र दक्षिणावर्ती मोड़ बनाती है तो वह क्या करती है? एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? दिहांग गार्ज। और वहीं पे जिस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, उस दर्रे का नाम क्या है? यांगयाप। ठीक है। उसके बाद से यह असम में पहुंचती है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। बांग्लादेश में कौन सा? जमुना। उसके बाद पद्मा, और उसके बाद मेघना, और लास्ट में जाकर के किस में? मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिलने का काम करती है। इसकी सहायक नदियों की मैंने बात किया था, तो बाएं तट की जो सहायक नदियाँ थी उसमें दिहांग थी। कौन सी थी? लोहित थी। उसके अलावा और बराक नदी थी। ये मुख्य जो है उसकी बाएं तट की सहायक नदियाँ। जबकि दाहिने तट की कौन सी थी? सुवनश्री थी। और कौन सी थी? मेकांग थी। उसके बाद कौन सी थी? मानस थी। तीस्ता थी। ये नदियाँ थीं। इन नदियों का हमने अध्ययन किया था। ब्रह्मपुत्र नदी के उपनामों का अध्ययन किया था। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमने कर लिया था। लेकिन जो आज की हमारी क्लास है, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र की यदि बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी तंत्र है भारत के लिए, और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबाई है। जो कहाँ से निकलती है? जो निकलती है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के जिस स्थान से निकलती है उस स्थान का नाम क्या है? गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से। गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से। लेकिन क्या वहीं पे इसको गंगा के नाम से जानते हैं? तो ऐसा नहीं है। गंगा को वहाँ पे गंगा के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि गंगा को जहाँ से गंगा के नाम से जानते हैं उसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे जो गंगा की उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, पिछली बार जो 2021 का पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उस पीजीटी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया था, एकदम इजी, यहीं से बिल्कुल यहीं से 2 क्वेश्चन पूछ दिया था। एक क्वेश्चन यह पूछा था कि किन 2 धाराओं के मिलने से गंगा नदी का उद्गम हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया था कि टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पे है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जगह से पूछा था, और दोनों क्वेश्चन की, बल्कि एक और क्वेश्चन पूछ दिया था। क्वेश्चन तीसरा पूछा था कि जो गंगा सागर द्वीप पाया जाता है वह कहाँ पर पाया जाता है। तो एक ही नदी तंत्र से 3 क्वेश्चन उठा करके पूछ दिए थे। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो सकती है। ठीक है, तो उन 3 क्वेश्चनों की भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, तथा और भी सारे जो चीज़ है उनकी हम चर्चा करने का काम करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं गंगा को गंगा से जानने से पहले किस नाम से जानते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक ब्लैक कलर की नदी आ रही है, और इधर से भी एक ब्लैक कलर की नदी आ रही है। जो ब्लैक कलर की इधर से नदी आ रही है, इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। कौन सा? अलकनंदा। और इसका नाम क्या है? भागीरथी। तो एक तरह से देखा जाए कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है, तो अलकनंदा प्लस भागीरथी नदियों के मिलने से। तो 2 जलधाराओं के मिलने से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। कौन सी? भागीरथी, और दूसरा कौन सा? अलकनंदा। लेकिन भागीरथी का उद्गम स्थल देखते हैं तो भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ पे होगा? यहीं पे एक हिमनद पाया जाता है, और इस हिमनद को क्या कहते हैं? हम गंगोत्री हिमनद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह गंगोत्री हिमनद, और गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से जो नदी निकलती है उस नदी को क्या कहते हैं? भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। अर्थात गंगा नदी भागीरथी नदी के नाम से जन्म लेती है। उसके बाद वो प्रवाहित होते हुए आती है, और जब प्रवाहित होते हुए आती है तो यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मिल जाता है देवप्रयाग। और जो देवप्रयाग मिलता है, इसी देवप्रयाग के निकट एक नदी आकर के इसमें मिलती है और उस नदी की बात करते हैं तो उस नदी का नाम कहाँ से हुआ है? बद्रीनाथ से। और बद्रीनाथ से जो निकलने वाली नदी है उसका नाम क्या रखा गया है? अलकनंदा।
तो देखेंगे बद्रीनाथ से निकलने वाली नदी अलकनंदा तथा गंगोत्री से निकलने वाली नदी भागीरथी, अर्थात अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम के नीचे गंगा को गंगा नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये दो धाराओं के रूप में थी। जैसे देखते हैं यहाँ पे भागीरथी के रूप में आ रही है और इधर से किस रूप में आ रही है, अलकनंदा के रूप में आ रही है। जैसे ही अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं तो इनको नाम जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम क्या है, देवप्रयाग, और देवप्रयाग के नीचे आते हैं तो इसी नदी का नाम क्या रख दिया गया है, इस नदी को नाम रख दिया गया है गंगा। इस नदी को नाम क्या रख दिया गया है, गंगा। कहाँ से, देवप्रयाग के नीचे। देवप्रयाग से जब नीचे चलते हैं हम मैदानी भागों में तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं, उसके पहले गंगा के नाम से नहीं जानते। तो दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे, गंगा नदी पे कुछ क्या पाए जाते हैं, प्रयाग या संगम पाए जाते हैं। उन प्रयागों की बात करते हैं तो उन प्रयागों की संख्या कितनी है, लगभग 5 प्रयाग पाए जाते हैं। सबसे पहले हम प्रयागों की यदि बात करते हैं तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से कौन सा प्रयाग बना, देवप्रयाग बन गया। ठीक है, देवप्रयाग। लेकिन यहाँ पे देखेंगे चारों बार ग्लेशियर है और इस चारों बार ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी। और मंदाकिनी तथा अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं उसको नाम क्या दिया गया है, उसको नाम दिया गया है रुद्रप्रयाग। उसको नाम क्या दिया गया है, रुद्रप्रयाग। कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, चारों बार ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी तथा इधर से आने वाली अलकनंदा। उसके बाद चलते हैं तो अगला प्रयाग का नाम क्या होगा, अगले प्रयाग का नाम होगा कर्णप्रयाग। अगला जो प्रयाग है इस प्रयाग को नाम दिया गया है क्या, कर्णप्रयाग नाम दिया गया है। और जो यह कर्णप्रयाग है तो कर्णप्रयाग किस नदी के मिलने से हुआ है, तो यहाँ पे नदी कौन से मिल रही है, पिंडारा। पिंडारा नदी कहाँ से निकल रही है, पिंडारा हिमनद से निकल रही है। पिंडारा और अलकनंदा के संगम को हम क्या कहते हैं, आपका कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं तो अगला प्रयाग आता है नंदप्रयाग। और नंदप्रयाग कैसे, त्रिशूल हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाका। और नंदाका नदी कहाँ पे, अलकनंदा में नंदप्रयाग के निकट मिल जाती है। और उसके बाद अगला है कौन सा, धौली गंगा नदी। धौली गंगा किस में मिल रही है, अलकनंदा में मिल रही है। और जब धौली गंगा अलकनंदा में मिल रही है तो वहाँ पे भी एक प्रयाग बनता है और उस प्रयाग को किस नाम से जानते हैं हम, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो लिखते हैं कि प्रमुख प्रयागों की यदि बात करते हैं तो प्रमुख प्रयागों में पहला प्रयाग, दूसरा प्रयाग, तीसरा प्रयाग, चौथा प्रयाग और पांचवा प्रयाग। पहले प्रयाग को हम किस नाम से जानते हैं, तो लिखेंगे विष्णु प्रयाग। ठीक है। दूसरे प्रयाग की बात करते हैं तो कौन सा होगा, नंद प्रयाग। तीसरे प्रयाग की बात करेंगे तो वह कौन सा होगा, कर्ण प्रयाग होगा। कर्ण प्रयाग के बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला कौन सा प्रयाग होगा, रुद्र प्रयाग होगा। और रुद्र प्रयाग के आगे चलते हैं तो कौन सा होगा, देव प्रयाग होगा। और देव प्रयाग के नीचे आएंगे तो कौन सा मिलेगा, प्रयागराज मिलेगा। तो प्रयागराज का भी हम अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रयाग किन किन नदियों के संगम पे बने हैं, इन संगमों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं अलकनंदा। कौन सा, अलकनंदा। सब में अलकनंदा रहेगा, प्लस अलकनंदा, सब में अलकनंदा लिखेंगे। फिर अलकनंदा लिखेंगे और फिर अलकनंदा ही लिखेंगे। हर जगह अलकनंदा क्यों लिखे हैं कि अलकनंदा इन प्रयागों में कॉमन रहेगा। तो उसके बाद आते हैं तो अलकनंदा के बाद कौन सा आएगा, देखेंगे धौली गंगा। तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा बराबर विष्णु प्रयाग। उसके नीचे आते हैं तो नंदाका। तो नंदाका प्लस अलकनंदा बराबर नंद प्रयाग। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगली नदी का नाम क्या है, पिंडारा। तो देखेंगे पिंडारा प्लस अलकनंदा बराबर कौन सा, कर्णप्रयाग। और उसके बाद चलते हैं तो पिंडारा के बाद कौन सा मिलेगा, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी प्लस कौन सा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा बराबर कौन सा, रुद्रप्रयाग। और लास्ट में कौन सा मिलेगा, यहाँ पे प्लस तो लगाएंगे ही, यहाँ पे कौन सी मिल जाएगी आपकी, भागीरथी।
भागीरथी। तो ये नदियाँ मिल करके क्या करती हैं, संगम बनाने का काम करती हैं और इनके संगम को ही हम क्या कहते हैं, देखिए विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग के नीचे रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग के नीचे कौन सा, देवप्रयाग। देख लें विष्णुप्रयाग किससे मिल रहा है, अलकनंदा तथा धौलीगंगा। यहाँ पे भी देखेंगे अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। उसके बाद नंदप्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदा का, तो अलकनंदा प्लस नंदा का। उसके बाद देखेंगे कर्णप्रयाग, तो अलकनंदा प्लस पिंडारा। उसके बाद देखेंगे कौन सा, रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी और देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस कौन सा, आपका भागीरथी मिलकर के क्या हो रही है, आपका देवप्रयाग बन रहा है। लेकिन इसके नीचे जब जाते हैं तो कौन सी, ये दोनों नदियां मिलकर के किस नदी का निर्माण करती हैं, तो इस नदी का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन और बन गया है और उस क्वेश्चन की, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन हो गया कि गंगा नदी का जन्म किन दो धाराओं के मिलने से हुआ है, तो अलकनंदा प्लस भागीरथी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम के नीचे बनाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे एक इस हिस्से से नदी आती है, इस हिस्से से एक नदी आती है और जो इस हिस्से से नदी आती है उस नदी को नाम दिया गया है कौन सा, नंदाका नदी। अरे सॉरी, इसका नाम रखा गया है भिलंगना। इसका नाम क्या है, भिलंगना। ठीक है, तो भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम के नीचे, भागीरथी प्लस भिलंगना, भिलंगना भी नदी है, उसके संगम के नीचे एक बांध बनाया गया है और जो बांध बनाया गया है उसी बांध को नाम दिया गया है कौन सा, जो यहाँ पे बांध बनाया गया है इसी बांध को नाम दिया गया है यहाँ पे आपका टिहरी बांध। यहीं पे क्या है, टिहरी बांध है, टिहरी बांध। और जो टिहरी बांध है यह टिहरी बांध भारत का, यह टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इससे ऊंचा कोई बांध नहीं, इसकी ऊंचाई कितनी है, 262 मीटर है। ठीक है, तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम के नीचे बना है, तो उन नदियों का नाम क्या है, भागीरथी प्लस भिलंगना। जिस स्थान पे मिली हैं उस स्थान का नाम क्या है, टिहरी से थोड़ा सा ऊपर, और टिहरी नामक स्थान पे क्या कर दिया गया है, एक बांध बना दिया गया है। और जब बांध बना दिया गया है तो उसके पीछे एक जलाशय भी निर्मित हो गया। ठीक है, तो यह हमारा हो गया गंगा नदी के उद्गम से पहले की स्थिति, गंगा नदी का उद्गम कैसे हो रहा है। लेकिन जैसे ही गंगा नदी का उद्गम हो जा रहा है तो उद्गम के बाद की स्थिति को देखते हैं, तो उसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन अब यहाँ पे हम जब मैपिंग करेंगे तो उस मैपिंग में हम यह नहीं बताएंगे कि गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि इस चीज़ को ऑलरेडी हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। और गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, गंगा नदी की और कुछ विशेषताएँ होंगी, उन विशेषताओं को हम पढ़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर और भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तथा ऐसी मान्यता है कि इसके जल में कोई ऐसे समस्या नहीं आती है जिससे वह जल खराब हो, काफ़ी दिनों तक जल क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, इसलिए इसे पवित्र जल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब इस हम नदी की बात करते हैं और मुख्य नदी जो हमारी है, इस मुख्य नदी को हम किस रूप में लिखेंगे, किस कलर से बनाएंगे, तो वह कलर हमारा क्या होगा, रेड कलर। और देखते हैं यहीं से यह नदी निकल रही है, यहाँ से यह नदी निकल रही है, यह नदी निकल रही है। और इस हिस्से में थोड़ा सा एक और मैप में बना लूँ, और इस हिस्से में जो एक और मैप होगा उस मैप को यहाँ पे हम दिखाते हैं। यहीं पे एक आपका हिस्सा है ऐसे, जरूरी था क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा देश है, तो इस देश का नाम क्या है, बांग्लादेश है। और थोड़ा सा इसको भी मैं बना ही दे रहा हूँ, जब सब कुछ बन रहा है तो थोड़ा सा इस हिस्से को भी मैं बना दूँ। यह कौन सा है आपका, पूर्वांचल है। और पूर्वांचल का मतलब कौन सा, पूर्वोत्तर कह सकते हैं, पूर्वांचल नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ से यह गंगा नदी आ रही है, और जब गंगा नदी यहाँ से आ रही है तो इसकी स्थिति को हम देखते हैं, और जब इसकी स्थिति को देखते हैं तो यह कहाँ से, यहाँ से आ जाती है और यहाँ से ऐसे आ जाती है।
ठीक है। और इसको मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा ही था कि यह कौन सी नदी होगी यहाँ पे, तो यहाँ तक हम चर्चा करेंगे, इसके बाद की चर्चा को छोड़ देंगे। इस नदी का नाम रखा गया है गंगा नदी तंत्र, और इसी गंगा नदी तंत्र का जब हमें अध्ययन करना है तो गंगा तट की सहायक, गंगा की सहायक नदियाँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। और जब गंगा की सहायक नदियों का हम अध्ययन करेंगे तो इसमें पहले इसको दो भागों में बांटने का काम करेंगे, और जिन दो भागों में बांटेंगे तो उसमें क्या होगा, पहला बाएं तट की सहायक नदियाँ, पहला क्या होगा, बाएं तट की सहायक नदियाँ, और दूसरा क्या हो जाएगा, दाएं तट की सहायक नदियाँ। ठीक है, पहला क्या हो गया, बाएं तट की सहायक नदियाँ, और दूसरा हो गया दाएं तट की सहायक नदियाँ। और बाएं तट की सहायक नदियों में देखेंगे प्रथम नदी का नाम क्या होगा, प्रथम नदी का नाम होगा रामगंगा, रामगंगा। उसके बाद दूसरी नदी की बात करते हैं तो रामगंगा के बाद कौन सी आ जाएगी, हमारी गोमती नदी आ जाएगी। कौन सी, गोमती नदी आ जाएगी। गोमती के बाद तीसरी नदी की बात करते हैं तो तीसरी नदी कौन सी आ जाएगी, आपकी घाघरा, घाघरा, या कौन सी हो जाएगी, शारदा नदी हो जाएगी। अगली बात, घाघरा या सरयू नदी कहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगली नदी कौन सी आ जाएगी, अगली नदी आ जाएगी हमारी गंडक नदी आ जाएगी, गंडक नदी। और गंडक के बाद यदि चलते हैं तो कौन सी नदी आ जाएगी, कोसी नदी आ जाएगी, कोसी। और कोसी के बाद चलते हैं तो अंतिम नदी जो हमारी है उसको क्या नाम दिया जाता है, महानंदा नदी, महानंदा नदी। अब दोस्तों आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, और क्वेश्चन यह हो सकता है कि सर आप बहुत सारी नदियों को छोड़ दिए हैं, तो हमने ऐसी किसी नदी को नहीं छोड़ा है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती हो। ये सारी नदियाँ डायरेक्ट गंगा में मिलती हैं, और भी जो नदियाँ इस क्षेत्र में हैं बाएं तट की, लेकिन वो डायरेक्ट गंगा में ना मिल करके बल्कि इन नदियों में मिलती हैं। तो इसलिए जब इनका हम अध्ययन करेंगे तो उसमें इन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद दाएँ तट की सहायक नदियों को देखते हैं तो एक नदी आ जाती है जिसका नाम क्या होगा, यमुना होगा। एक नदी हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, यमुना होगा। दूसरी नदी की यदि हम बात करते हैं तो दूसरी नदी डायरेक्ट कोई गंगा में नहीं मिलती है, वह कौन सी मिलती है, एक मिलती है जिसका नाम क्या है, टोंस नाम है, जिसका नाम क्या है, टोंस नाम है। तीसरी नदी की यदि बात करते हैं तो तीसरी नदी का नाम क्या होगा, तीसरी नदी का नाम क्या होगा, सोन नदी होगा, सोन नदी होगा, सोन नदी। और सोन नदी के बाद यदि बात करते हैं तो गंगा दो धाराओं में बट जाती है, और जब गंगा दो धाराओं में बट जाती है तो एक को कहते हैं हम कौन सी, हुगली नदी, जो गंगा की वितरिका है। और जब नदियों की शब्दावलियों पे जो मैं चैप्टर बनाया, जो क्लास लिया था, उसमें आप देखेंगे कि वितरिका किसे कहते हैं, तो नदी की वह शाखा जो नदी से एक बार अलग हो जाए, पुनः उस नदी में न मिले बल्कि किसी समुद्र में, किसी सागर में, किसी झील में जाकर के मिलने का काम करती है, तो उसी शाखा को हम क्या कहते हैं, वितरिका। और यहाँ से जो नदी निकल करके आती है वह हुगली है, और वह गंगा की वितरिका है। ठीक है, तो उसका भी हम अध्ययन करने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एक नदियों की हम चर्चा करते हैं, और एक एक नदियों की यदि चर्चा करेंगे तो गंगा नदी तंत्र के बहुत सारी नदियां हमारे सामने आ जाएंगी। सबसे पहले हम जिस नदी तंत्र की नदी की चर्चा करेंगे, यहाँ से एक नदी निकल करके आती है जिसका नाम दिया गया है कौन सी, रामगंगा नदी। और जो रामगंगा नदी है वह कहाँ पे, कन्नौज में, कन्नौज में, कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कन्नौज में क्या करती है, गंगा में मिलने का काम करती है। उसके बाद दूसरी नदी की बात करते हैं तो यहाँ से निकलती है, और यह जो ऐसे प्रवाहित होते हुए लखनऊ पहुँचती है। लखनऊ के बाद कहाँ पहुँचती है, जौनपुर पहुँचती है। जौनपुर पहुँचने के बाद गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे गंगा में मिल जाती है। वाराणसी से आगे जाएंगे, कैथी नामक स्थान पे गंगा में मिलने का काम करती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इस हिस्से से एक नदी आती है, और इस नदी की चर्चा करें तो यह बलिया और छपरा की सीमा पर किस में मिल जाती है, गंगा में मिलने का काम करती है। इसके बाद यदि हम आगे आते हैं तो इस हिस्से से एक नदी आती है, और वह क्या करती है, घाघरा में मिलने का काम करती है। उसके बाद इस हिस्से की यदि हम बात करते हैं तो एक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए जाकर के पटना के समीप गंगा में मिलने का काम करती है। उसके बाद यदि आगे हम बात करते हैं तो एक नदी यहाँ पे है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोसी के नाम से जानते हैं, और कोसी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। और अगली नदी की यदि हम बात करते हैं तो वह कौन सी है, यहाँ से यह नदी आती है। देखिए ये सारी नदियाँ गंगा की बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों की यदि हम बात करते हैं तो पहली नदी का नाम क्या होगा, रामगंगा नदी होगा। इसका नाम क्या होगा, रामगंगा नदी होगा, रामगंगा नदी होगा।
इसके बाद यदि बात करते हैं तो इसका क्या नाम है, इसको देखेंगे तो यह क्या है, पीलीभीत जिला। और पीलीभीत जिला का फुलहर नामक स्थान है, फुलहर झील पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के फुलहर झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, इसी का नाम तो है आपकी गोमती नदी, इसी का नाम है गोमती नदी, गोमती नदी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, घाघरा, घाघरा, या इसी का नाम क्या है, सरयू नदी नाम है, इसी का नाम क्या है, सरयू। यदि इसकी बात करते हैं तो इसको नाम दिया गया है राप्ती नदी, इसका नाम क्या है, राप्ती नदी। उसके बाद इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, गंडक नदी नाम है, इसका नाम क्या है, गंडक नदी। इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, कोसी नदी नाम है इसका। और यदि इसकी बात करते हैं तो इसे नाम दिया गया है महानंदा नदी, इसका नाम क्या दिया गया है, महानंदा नदी। दोस्तों हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि गंगा की बाएं तट से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी का नाम बताइए। ठीक है, गंगा की बाएं तट से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी का नाम क्या होगा, तो प्रथम सहायक नदी का क्या नाम होगा, राम गंगा नदी। ठीक है, और पूछ दिया जाए कि बाएं तट से गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी होगी, महानंदा नदी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन करूँगा कि किस स्थान पे कौन से नदी मिलने का काम करती है। ठीक है, किस स्थान पे कौन सा नदी मिलने का काम करती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पे जो नदी मिल रही है, इस स्थान का नाम क्या होगा, इस स्थान का नाम होगा कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज में क्या कर रही है, गंगा में कौन सी नदी मिल रही है, आपकी राम गंगा मिल रही है। उसके बाद यदि इसकी हम बात करते हैं तो इस स्थान का नाम क्या है, कैथी। कैथी में कौन सी नदी मिल रही है, तो गोमती नदी मिल रही है। कैथी कहाँ पे, गाजीपुर में। उसके बाद यदि यहाँ पे हम बात करते हैं तो यह जो है आपका बलिया या तो छपरा दोनों कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बलिया, बलिया छपरा। बलिया छपरा की सीमा पे कौन सी नदी मिल जा रही है, आपकी सॉरी, इसको बल्कि मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, रुक जाइए, इसको चूंकि यहाँ पे भी एक संगम बन रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बलिया, बलिया। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका पटना वाला हिस्सा, इसको लिख दे रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। चलो आप लोग लिख ले रहा, मैं बोल दे रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है। इस स्थान का जो नाम होगा यह होगा बरहज, बरहज। ठीक है, बरहज। ठीक है, तो बरहज नामक स्थान पे किस में कौन सी मिल जा रही है, घाघरा में आकर के राप्ती नदी मिलने का काम कर रही है। ठीक है, राप्ती नदी यहाँ पे आकर के मिलने का काम कर रही है। आगे यदि चलते हैं तो ये मुख्य सहायक नदियाँ होंगे। अब इन मुख्य सहायक नदियों की कौन सी, बाएं तट की। अब बाएं तट की नदियों के अलावा भी कुछ सहायक नदियाँ होंगी, लेकिन पहले इन नदियों का हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। और जब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम रामगंगा नदी की बात करते हैं। और रामगंगा नदी जो है वह पिथौरागढ़ से निकलती है, नैनीताल के आसपास का क्षेत्र है पिथौरागढ़, और उस पिथौरागढ़ से ये नदी निकलती है। और जब उस पिथौरागढ़ से नदी निकलती है तो बिजनौर जिला से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो ऐसे प्रवाहित होते हुए कन्नौज में आकर के गंगा में मिल जाती है। और कन्नौज को भारत का इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, गुलाब जल भी बोलते हैं, उसे सुगंधित नगर के भी नाम से जानते हैं। तो इसी कन्नौज में आकर के संगम बनाने का काम कौन सी कर रही है, रामगंगा नदी कर रही है। उसके बाद यदि आगे चलते हैं तो दूसरी गंगा की सहायक नदी जो मिलती है उस नदी का नाम क्या है, गोमती नदी। और गोमती नदी की विशेषता है कि हिमालय की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है। बाकी नदियों का उद्गम पर्वतीय भागों में हुआ है, लेकिन गोमती नदी गंगा की एकमात्र बाएं तट की सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ पे हुआ है, मैदानी भागों में हुआ है। और वह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर नामक झील से हुआ है। जरा देखिएगा, यह है गोमती नदी निकल रही है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का जिला है, पीलीभीत जिला है, यहीं पे झील है जिसका नाम क्या है, फुलहर। और यहाँ से निकलती है तो लखनऊ पहुँचती है, लखनऊ से सुल्तानपुर पहुँचती है, सुल्तान से कहाँ, जौनपुर पहुँचती है, और जौनपुर से कहाँ, गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे क्या करती है, गंगा में मिलकर के अपना संगम बना देती है। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। जैसे पिछली बार GIC का जो एग्जाम था, उस GIC के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था
कि मध्यकाल में शिक्षा के लिए विख्यात केंद्र कौन सा था। ठीक है, मध्यकाल में शिक्षा के लिए विख्यात केंद्र कौन सा था? जौनपुर। और कभी कभी पूछ देता है कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जौनपुर आपके इसी गोमती नदी के तट पर स्थित है और मध्यकाल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र यही जौनपुर था। ठीक है, तो यह आपका जौनपुर है। कैथी नामक स्थान पे यह क्या कर रही है? गाजीपुर में गंगा में मिलने का काम कर रही है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो घाघरा नदी आती है और घाघरा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। घाघरा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और उस महत्वपूर्ण सहायक नदी की यदि मैं चर्चा करूं तो यह यहाँ से निकलती है इस हिस्से से और इस हिस्से से थोड़ा दूर नेपाल और भारत की सीमा बनाते हुए ऐसे पुनः आकर के इसमें मिलती है। इसी नदी को हम क्या कहते हैं? इसी नदी को काली नदी कहते हैं। चूँकि काली नदी टनकपुर तक कहते हैं और टनकपुर के आगे यदि हम चलते हैं तो इसका नाम हो जाता है शारदा। टनकपुर तक काली और टनकपुर के आगे जाते हैं तो इसको शारदा नदी कहते हैं। और इसी शारदा नदी पर क्या किया गया है? एक नहर बनाया गया है जिसे शारदा नहर प्रणाली कहते हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यह नदी कौन सी होगी? शारदा नदी होगी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो कौन सी नदी हमारी आ रही है? घाघरा नदी। और घाघरा नदी की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, 3 क्वेश्चन हिमालय पर्वत से नदियों से संबंधित विशेष रूप से पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि वे कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, वे कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटने का काम करती हैं। वे कौन सी नदियां हैं जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटने का काम करती हैं? तो पहली नदी का नाम क्या है? सतलज नदी, जो क्या कर रही है? शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। वह मध्य हिमालय को, महान हिमालय को तथा शिवालिक हिमालय को तीनों को काटती है। दूसरी कौन सी है? घाघरा नदी। इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है? तिब्बत में हुआ है। तिब्बत में किस स्थान से हुआ है? तो मपसा तुंग हिमालय से हुआ है। ठीक है, घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के मपसा तुंग हिमालय से हुआ है और जब तिब्बत के मपसा तुंग हिमालय से हुआ है तो यह भी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काट देती है, महान को, मध्य को और शिवालिक हिमालय को। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अरुण नदी की बात, अरुण नदी की, कोसी नदी की बात करते हैं तो कोसी की भी मुख्य धारा को हम क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। और अरुण भी क्या करती है? तीनों श्रेणियों को काटने का काम करती है। ठीक है, तो ये 3 नदियां हैं जो क्या करती हैं? तीनों श्रेणियों को काटने का काम करती है। तो घाघरा के यदि उद्गम की हम बात करते हैं तो तिब्बत के मपसा तुंग हिमनद से, तिब्बत के मपसा तुंग हिमनद से क्या हो रही है? यह नदी निकलने का काम कर रही है। ठीक है, और जब निकल रही है तो लखीमपुर खीरी तथा बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ से चलते चलते आती है तो कौन सा? बरहज, मतलब देवरिया में एक स्थान पड़ता है। देवरिया जिला उत्तर प्रदेश का है और उस जिला के बरहज नामक स्थान पे क्या हो रही है? सॉरी, बरहज नामक नहीं, गलती हुआ है। यह जो है जाकर के बलिया और छपरा के सीमा पे किसमें? गंगा में मिलने का काम कर रही है। कौन सी नदी? घाघरा। घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? काली या शारदा। उसके बाद यदि हम आगे आते हैं तो राप्ती नदी है और राप्ती नदी का भी उद्गम कहाँ से हुआ है? महान हिमालय से हुआ है। और जब महान हिमालय से इस नदी का उद्गम हुआ है तो यह राप्ती नदी जाकर के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के बरहज नामक स्थान पे किस में मिल गई है? घाघरा नदी में मिल गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप होगी। अच्छा, घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? तो मुख्य रूप से आमी इसकी, राप्ती की सहायक नदी की बात की जाए तो कौन सी? आमी नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। उसके बाद से गंडक की बात करते हैं तो गंडक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप जो है क्या करती है? जाकर के गंगा में मिलने का काम करती है। उसके बाद कोसी नदी की बात करते हैं। कोसी नदी जो है वह भी हिमालय से निकलती है और वह विशेष रूप से हिमालय से तो निकलती है, महान हिमालय से निकलती है, लेकिन वह विशेष रूप से मुख्य धारा, उसकी कई सारी धाराएं हैं लेकिन उसकी मुख्य धारा को हम किस नाम से जानते हैं? अरुण के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य धारा को अरुण नाम दिया गया है और अरुण के रूप में निकलती है और आकर के कहाँ पे? पटना सोनपुर के आसपास क्या करती है? गंगा में मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उसका मुहाना इतना पतला है कि जब वर्षा का जल इस क्षेत्र में आता है तो इस वाले हिस्से में बड़े पैमाने पे बाढ़ आ जाती है और जब बाढ़ आ जाती है तो इसीलिए क्या किया गया है? यहाँ पे कोसी परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। कोसी को बिहार की शोक के नाम से भी जाना जाता है। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार की शोक भी कहते हैं।
उसके बाद आते हैं तो महानंदा श्रेणी है। महानंदा श्रेणी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग श्रेणियों से हुआ है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? चाय के बागानों के लिए या चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो दार्जिलिंग श्रेणी से हुआ है और यह गंगा की अंतिम बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। और यह कहाँ पे मिलती है? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज के पास क्या करती है? गंगा नदी में मिलने का काम करती है। दोस्तों ये तो हुई हमारी महत्वपूर्ण बाएं तट की सहायक नदियाँ। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो गंगा की दाएं तट की सहायक नदियों की बात करेंगे। और गंगा की दाएं तट की सहायक नदियों की बात करेंगे तो प्रथम नदी का उद्गम जो है वह यहीं पे गंगा के थोड़ा सा पश्चिम दिशा में, गंगा के थोड़ा सा पश्चिम दिशा में होता है। और यह नदी ऐसे चलते हुए कहाँ पहुँचती है? प्रयागराज। कहाँ पे पहुँच रही है? प्रयागराज पहुँच रही है। प्रयागराज यह भी क्या है? एक संगम ही है। प्रयागराज भी क्या है? एक संगम है। अच्छा, एक दोस्तों और भी ध्यान रखेंगे, गंगा की एकमात्र सहायक नदी गंगा की एकमात्र दाहिने तट की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमालय पे हुआ है, उस नदी का नाम क्या होगा? यमुना होगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो क्या हो रही हो? हिमालय से निकल रही हो और दाहिने तट से आकर के गंगा में मिलने का काम कर रही हो। तो दाहिने तट से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों में यमुना इकलौती नदी है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। लेकिन पूछ दिया जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो घाघरा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। ठीक है, तो यह जो है यमुना नदी यहाँ से कहाँ से? उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के, ठीक है, यमुनोत्री हिमानी के बंदरपुछ नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपुछ नामक स्थान से निकलती है। और जब बंदरपुछ नामक स्थान से निकलती है तो यह प्रवाहित होते हुए दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली से मथुरा, आगरा होते हुए कहाँ पे? महोबा, इटावा होते हुए कहाँ पे? महोबा, इटावा, महोबा और ये बांदा, चित्रकूट होते हुए कहाँ पे पहुँचती है? प्रयागराज। और प्रयागराज में अपना संगम बनाने का कार्य करती है। इस नदी को क्या कहते हैं? यमुना। यमुना गंगा की सबसे लंबी, गंगा की सबसे बड़ी कौन सी? घाघरा सहायक नदी है। तो यमुना की भी तो कुछ सहायक नदियाँ होंगी। और यमुना की सहायक नदियों की यदि हम चर्चा करेंगे तो एक नदी इस हिस्से से आती है निकल करके और इस यहाँ पे कहाँ पे? गाजियाबाद में अपना संगम बना लेती है। और उस नदी को किस नाम से जानते हैं? हिंडन नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंडन नदी के नाम से जानते हैं। और इसका नामकरण कैसे हुआ है? रावण की माता हिंडना के नाम पे नामकरण हुआ है। और आज भी भारत का एकमात्र गांव जहां पे रावण की पूजा की जाती है तो उस गांव का नाम कौन सा होगा? विसरग। और वह कहाँ पे? अपने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पाया जाता है जिसका नाम क्या है? विसरग है। और वहीं पे क्या है? हिंडन नदी है। और इसी हिंडन नदी का नाम क्या हुआ है? रावण की मां हिंडना के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यमुना की इधर से मिलने वाली कोई सहायक नदियां नहीं हैं। तो क्या कारण है कि इस साइड से गंगा की कोई सहायक नदियां नहीं हैं? तो मैं आपको नदी तंत्र पढ़ाने से पहले आपको बताया था कि यहीं से एक नदी पर्वत श्रेणी स्टार्ट होती है और यहाँ आ गई है जिसको क्या कहते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी। और यही अरावली अरावली की श्रेणियाँ, और यही अरावली की श्रेणियाँ क्या कर रही हैं? आपके इस जल को इधर और इसके जल को इधर, अर्थात जल विभाजक का कार्य करने का काम कर रही हैं। जल विभाजक का कार्य करने का काम करें, इसलिए इससे इधर से निकलने वाली कोई नदियाँ इसमें आकर के मिलने का काम नहीं करती हैं। अब कुछ नदियों की हम बात करेंगे जो गंगा में सहायक नदी के रूप में नहीं जाती हैं लेकिन यमुना की सहायक नदी हैं और यमुना के साथ जाकर के गंगा में मिलने का काम करती हैं। तो पहली नदी का हम नाम लेंगे और जो पहली नदी हमारी आएगी वह जो है ऐसे है, वह नदी ऐसे। और इस नदी की यदि हम बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश के जनापाव महू जिले के, मध्य प्रदेश के महू जिले के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के महू जनपद के जनापाव पहाड़ी से निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी है। इस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। और चंबल नदी की एक सहायक नदी आती है जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बनास नदी। ठीक है, इसका नाम क्या है? बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है? अरावली श्रेणी पे। और यह कौन सी नदी है? चंबल नदी है।
यह नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। और चंबल नदी का संगम देखेंगे तो संगम कहाँ पे है? तो संगम है मुरादगंज। कहाँ पे है? मुरादगंज है। और मुरादगंज कहाँ पे पाया जाता है? तो औरैया में पाया जाता है। कहाँ पे? औरैया में पाया जाता है। ठीक है, औरैया के मुरादगंज नामक स्थान पे कौन सी? चंबल नदी जा करके मिल जाती है। किसमें मिलती है? यमुना नदी में मिलने का काम करती है। दोस्तों हम और आगे चलते हैं तो इसकी दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदी की यदि बात करते हैं तो मुख्य नदी कौन सी है? आपकी यहाँ पे बनास नदी है। लेकिन एक और नदी आकर के मिलती है, इसका नाम क्या है? कुंवारी नदी नाम है। इसका नाम क्या है? कुंवारी नदी नाम। उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो देखेंगे इसकी और भी सहायक नदियां हैं। एक सहायक नदी आती है कौन सी? इसका नाम है क्षिप्रा। इसका नाम क्या है? क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी की यदि हम बात करते हैं आगे तो काली सिंध नदी है। कौन सी? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी। उसके बाद यदि बात करते हैं तो एक नदी है जिसका नाम क्या है? पार्वती नदी नाम। ठीक है, तो पार्वती, इसको जरा मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। इसका नाम क्या है? कुंवारी नदी। कुंवारी नदी। इसका नाम क्या है? पार्वती नदी। पार्वती नदी। इसकी यदि बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? काली सिंध नदी। काली सिंध। और इसका नाम क्या है? क्षिप्रा नदी। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में 3 ही स्थान पे कुंभ लगता है। भारत में 3 ही शहरों में कुंभ लगता है। कौन कौन सा? प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। तो जो उज्जैन है, उज्जैन जहाँ पे क्या कुंभ का आयोजन होता है, किस नदी के तट पे है? तो उस नदी का नाम क्या है? क्षिप्रा नदी। अर्थात क्षिप्रा नदी के तट पे कौन सा है? उज्जैन शहर पाया जाता है। और एक चीज पूछ दिया जाएगा कि राजस्थान का कोटा शहर किस नदी के तट पे पाया जाता है? तो चंबल नदी के तट पे पाया जाता है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इटावा आगरा की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है तथा औरैया के मुरादगंज नामक स्थान पे यमुना में मिलने का काम करती है। और आगे थोड़ा सा चलते हैं तो देखेंगे चंबल को भारत की घड़ियाल नदी के नाम से जानते हैं। भारत की घड़ियाल नदी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे घड़ियाल ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक चीज़ और देखेंगे, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ से चंबल नदी भारत में प्रवेश करती है, तो वहीं आगरा, इटावा और मध्य प्रदेश के जिलों में एक चंबल वन्य जीव विहार की स्थापना की गई है, जहाँ पे गंगा डॉल्फिन तथा घड़ियालों के संरक्षण एवं प्रजनन का केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो वह स्थान यहीं पे। उसके बाद यदि आगे हम चलते हैं तो अगली नदी जो हमारी सहायक नदी आती है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है बेतवा। और बेतवा की एक सहायक नदी है धासन। और धासन की सहायक नदी कौन सी है? पथरई। तो यहाँ पे हम यदि बात करते हैं तो इस नदी का नाम क्या होगा? इसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी। और बेतवा की सहायक कौन सी है? यह है धासन। और धासन की सहायक कौन सी? ये पथरई। तो उसको छोड़ दे रहा हूँ, स्पेस की जगह की कमी है। इसके बाद आगे चलते हैं तो एक नदी यहाँ पे और मिल जाती है हमें। इस नदी का नाम क्या है? केन नदी नाम है। इसका नाम क्या है? केन नदी नाम है। केन नदी नाम है। और भी इस क्षेत्र में नदियाँ पाई जाती हैं। एक अर्जुन भी नदी पाई जाती है। लेकिन और थोड़ा सा हम आगे चलेंगे दोस्तों, तो आगे चलेंगे तो इस हिस्से में एक नदी आकर के मिलती है। इस हिस्से से जो नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी के नाम की यदि हम बात करेंगे तो इसका नाम है टोंस नदी। कौन सी? टोंस नदी नाम है। और टोंस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है। और टोंस की एक सहायक नदी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? बेलन नदी नाम है। जिसका नाम क्या है? बेलन नदी। बेलन नदी। और यह बेलन नदी, ठीक है, मिर्जापुर में जाकर के किससे मिलती है? टोंस में। लेकिन टोंस गंगा में जाकर के कहाँ पे मिलती है? तो टोंस गंगा में जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? सिरसा नामक स्थान पे टोंस, प्रयागराज से लगभग 80 किलोमीटर दूर सिरसा नामक स्थान पे टोंस नदी जाकर के गंगा में मिलती है। और गंगा की सहायक, टोंस की सहायक कौन सी है? बेलन नदी इसकी सहायक है। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एक नदी और पाई जाती है। और जो एक नदी और पाई जाती है उस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। अच्छा यार, एक चीज़ देखते हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक। और अमरकंटक पर्वत की विशेषता होती है
कि वहाँ से 4-5 नदियाँ निकलती हैं और चारों दिशाओं में फैलती हैं। एक नर्मदा है, एक महानदी है, ठीक है, और एक कौन सी है, सोन नदी विशेष रूप से पाई जाती हैं। तो इस हिस्से से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम क्या है, सोन नदी। और सोन नदी ऐसे प्रवाहित होती है और ऐसे प्रवाहित होकर के जा कर के पटना के समीप क्या करती है, गंगा में मिल जाती है। और इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, रिहंद। रिहंद नदी नाम है और इसका नाम क्या है, यही नदी तो आपकी सोन नदी है। यही नदी क्या है, सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी है। अब जब सोन नदी की हम बात करते हैं तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से प्रवाहित होती है और सोनभद्र में ही पीपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक रिहंद नदी पर रिहंद बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। फिलहाल उसको तो हम जब भारत की बांध पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे छूट रहा है, और वह जो चीज़ छूट रहा है तो यहीं से फरक्का बैराज से एक गंगा नदी की वितरिका निकलती है। गंगा नदी की वितरिका निकलती है और यह जो वितरिका निकलती है वह भी आकर के बंगाल के खाड़ी में डेल्टा बनाती है। और इसी डेल्टा को तो नाम दिया गया है क्या, सुंदरबन डेल्टा। इसको नाम क्या दिया गया है, सुंदरबन डेल्टा नाम दिया गया है। और यह सुंदरबन डेल्टा किस पे, हुगली, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्थित है। मतलब जो समुद्र में जाकर के अपना क्या करते हैं, डेल्टा बनाते हैं। अच्छा दोस्तों, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यह पीजीटी 2021 में पूछा गया था कि गंगा सागर द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो गंगा सागर द्वीप सुंदरबन डेल्टा में स्थित है, जहाँ पे हुगली नदी क्या करती है, अपना डेल्टा बनाने का काम करती है। तो इसको नाम क्या दिया गया है, इसी का नाम दिया गया है हुगली नदी। इसी का नाम दिया गया है हुगली नदी। और यह हुगली क्या है, आपकी गंगा के वितरिका के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारी गंगा नदी तंत्र है। और इसी में देखेंगे इसकी सहायक नदी सोन है। तो जब हम प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ना शुरू करेंगे तो उस प्रायद्वीपीय नदी में इसका अध्ययन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इसी का एक रिकैप लेते हैं और रिकैप लेने के बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। और पुनः अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ेंगे। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ने से पहले इसका एक रिवीजन करा लेते हैं। गंगा नदी की हम बात कर रहे हैं। गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है, देवप्रयाग के नीचे दो धाराओं, देवप्रयाग के पास दो धाराओं के मिलने से, कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा को मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है और वहीं से गंगा का निर्माण होता है। उसके पहले देखेंगे धौली गंगा, नंदा का, पिंडारा, मंदाकिनी और कौन सी, ये सारी नदियां आपस में मिल रही हैं और प्रयाग का निर्माण कर रही हैं। तो विष्णु प्रयाग कौन सा, अलकनंदा तथा धौली गंगा, नंद प्रयाग अलकनंदा प्लस नंदा का, कर्ण प्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडारा, रुद्र प्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी और देव प्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी नदियों के मिलने से हुआ है। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे रेड कलर से जिस नदी को बनाया गया है उस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदियाँ यदि बाएं तट की बात की जाए तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानंदा। पहली सहायक नदी रामगंगा, अंतिम सहायक नदी कौन सी, महानंदा। पहली रामगंगा, अंतिम कौन सी, महानंदा। अब यदि दाहिने तट की बात करते हैं तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी हिमालयी कौन सी, यमुना। उसके अलावा कौन सा, टोंस और उसके अलावा कौन सा, सोन नदी। यही जो है दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। लेकिन इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ये सारी यहाँ पे। अब इसका एक टॉपिक रह जा रहा है बांधों का, तो बांधों का हम अध्ययन बाद में करने का काम करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारी वीडियो कैसी आपको लगी। धन्यवाद।